वेलकम यू ऑल गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरी के सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी वोल्टेज, करंट, चार्ज और इसके एक दो क्वेश्चन भी लगाए थे। अब हम बात करेंगे बेसिक लॉज के बारे में, किस तरह के बेसिक लॉ अपने को नेटवर्क थ्योरी में पढ़ने चाहिए। और आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं एसएससी, जेई, पीएसपीसीएल, गेट, आईईएस, यूपीपीसीएल और भी अदर एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी टेक्निकल आता है, पीएसयू एग्ज़ाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगेन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने ओम्स लॉ के बारे में, जो सबसे बेसिक लॉ है। तो सबसे पहले अपने इसका बेसिक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि किस तरह से अपने को इसको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो बेसिक स्टेटमेंट होता है, जो इसका है कि जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी करंट फ्लो होता है तो जो अपना जे प्रोपोर्शनल टू ई होता है, इसका मतलब हो गया जे बोले करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज पर लेंथ। वोल्टेज पर लेंथ मतलब इस वोल्टेज इस पूरा कंडक्टर एल लेंथ का अपन ने कंडक्टर लिया जिसका एरिया ए है और इसमें से मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर अपने इसमें डिस्क्राइब करना चाहें कि क्या इसका जे क्या होगा, तो जे अपन ने जैसे कि अपने जानते हैं करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो इसमें से करंट आई जा रहा है और एरिया इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी जे की वैल्यू होगी। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को किस तरह से, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्टेज पर लेंथ। वोल्टेज पर लेंथ मतलब यहाँ पे अपन ने जितना भी वोल्टेज अप्लाई किया, मान लो यहाँ कोई बैटरी लगा दी, वी वोल्टेज की बैटरी लगा दी। अब इस वोल्टेज की बैटरी की वजह से, मान लो ई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, इस वोल्टेज की बैटरी की वजह से यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सारा का सारा वोल्टेज इस कंडक्टर के क्रॉस आ जाएगा ई, या फिर बीच में कुछ और लगा हुआ है तो यहाँ कुछ वी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, वो पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरी लेंथ के लिए अगर वी है तो पर यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, वी बाई एल। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई होप ये तो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो अगर अपनी इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अपने यहाँ पे लेते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई, प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा। ठीक है, अब इसको अगर अपने आगे एक्सपेंड करते हैं तो जे को क्या लिख सकते हैं अपने, आई अपॉन ए, यहाँ से लिख दिया अपन ने। और अच्छा, सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो फिक्स होती है, आपको ये पता होगा। अच्छा, उस कंडक्टिविटी को अपने रजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टेंस नहीं है, तो रजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया 1/ρ, क्योंकि कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है 1/ρ। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/ρ। ठीक है, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अच्छा, उसके बाद में जो ई है, ई क्या है, ई यहाँ पे जितना भी वोल्टेज है इसके अक्रॉस है। अच्छा, उसको अगर अपने इसको ई को क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख दिया अपन ने। उसके बाद में इसको अपने इधर ट्रांसफ़र कर देंगे रो को, और एल को भी इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दोनों को इधर ले जाएंगे और आई को नीचे ले जाएंगे, आई वी के नीचे इसको ले आएंगे। तो इसके बाद में यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अपने पास कैलकुलेट करेंगे तो वी बाई आर यहाँ से निकल के आ जाएगा, वी आई इधर आ जाएगा, तो वी बाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा, वी बाई आई इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इसी को अपने क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, यही ओम्स लॉ की बेसिक जो लॉ है वो यही है कि वी अपॉन आई इक्वल टू आर होता है। अच्छा, ये तो हो गया अपना बेसिक स्टेटमेंट, जो कंडक्टर के भी आप पे अपने किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, ये तो अपने क्या किया है कि एक कंडक्टर ले लिया एल लेंथ का, उसके अक्रॉस किस तरह से अपने इसको डिफाइन करेंगे, वहाँ से अपने उसका रजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं वो इसकी वैल्यू लिखती। अच्छा, इसको 3 मेथड से अलग अलग अपने डिफाइन कर सकते हैं। वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। अच्छा, आर जो यहाँ से इसको आर को अगर अपॉन में लेंगे, वी बाई आर इक्वल टू क्या हो गया, आई। ठीक है, और 1/r को आपको पता क्या लिख सकते हैं, जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी वी इक्वल टू आई। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, उसके बाद में थर्ड वाला स्टेटमेंट कैसे आया। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या होता है कि अपने जैसे मानते हो ये जो आई इक्वल टू क्या था,
V इक्वल टू आई आर था, ठीक है, आई आर था। अब आई को क्या लिख दिया, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, आर को क्या करना दिया, वैसे का वैसा पड़े रहने दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ये v है, v इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से बात कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट जो सबसे कन्फ्यूजिंग बात आती है वो है, यहाँ से स्टार्ट होती है। जो ओम्स लॉ होता है उसमें बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि बेसिक स्टेटमेंट जो अपने 10th क्लास में पढ़ा था, वो 10th क्लास में ओम्स लॉ को डिफाइन किस तरह से किया था उन लोगों ने, इस तरह से डिफाइन किया था कि आप एक रेजिस्टेंस लीजिए, रेजिस्टेंस के बाद में आप उसमें बैटरी लगा दीजिए, लगा दिया आपने बैटरी। ओम्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या किया था कि एक V1 की बैटरी लगा दी, फिर इन्होंने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखा और इसमें करंट निकाला, ठीक है। फिर उन्होंने V2 की वो बैटरी लगा दी, फिर इन्होंने करंट निकाला, ठीक है। फिर इन्होंने V3 की बैटरी लगा दी, फिर इन्होंने करंट निकाला, तो इन्होंने क्या पाया, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गया। अब कुछ लोगों को क्या समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, दूसरा होता है I प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। दो तरह की बातें, कुछ लोग इसको सही बताते हैं, इसको भी सही बताते हैं कुछ लोग। तो इसमें क्या होता है कि ये बात होती है कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। जो बोल रहा है V प्रोपोर्शनल टू I, उसका मतलब क्या हो गया, जो भी V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जब भी आप V लेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी आप V लेते हैं तो वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलना है। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ एक बैटरी लगा है, ठीक है। ये VS क्या है, ये कोज है, कोज पोल। यहाँ EMF जो है अपने को जनरेट नहीं करना पड़ रहा, ये जनरेट बैटरी लगा दी है, ये एक सोर्स है, ठीक है। लेकिन ये जो V है ये क्या है, डेवलप हुआ है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। जब ये VS लगाया तब ये V आया, अगर ये VS नहीं होगा तो ये V नहीं आएगा, फिर V का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये VS लगाने की वजह से ही V आया, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा और उस करंट की वजह से क्या, रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा और उस ड्रॉप को ही अपन ने V बोल दिया। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कोज है और ये इफेक्ट है, इसी को यहाँ पे अपने लेके चलते हैं कि ये जो V है ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ जो V प्रोपोर्शनल टू I है उसमें V जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ, मान लो इसमें क्या करेंगे कि V को चेंज नहीं करेंगे, अगर अपने पोटेंशियल डिफरेंस भी किसी तरह से चेंज कर देते हैं तो भी I इसमें चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद में जो I प्रोपोर्शनल टू V है, I प्रोपोर्शनल टू V है, ये जो बेसिक स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को सही बताते हैं लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है एक्चुअल में। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज जो सोर्स है, EMF है जो, इसी को वेरी करते हैं। बेसिकली जब स्टार्टिंग की गई थी ओम्स लॉ की तब इसी को वेरी किया गया था कि आप एक बैटरी ली थी V1 की, फिर V2 की, फिर V3 की। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो यही निकल के आया था। उसके बाद में जो ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है ये इससे बना है, ठीक है। जो बेसिक स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाला ही है, उसके बाद में उससे वो ये बनाया गया है। लेकिन अपनी ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट तो सही है और ये गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई पूछे आपसे ओम्स लॉ बताइए। बहुत सारे लोग आपको इंटरव्यू में कई बार देखने को मिल जाएगा कि ओम्स लॉ के बारे में बहुत सारे लोग इसको सही बता देते हैं, लेकिन अपने को दोनों सही बताने हैं, ठीक है। EMF इज इंडिपेंडेंट ऑन करंट एंड रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्या बात हुई कि EMF जो है ये अपने को पता है, ये तो फिक्स टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यही तो बात है। अब इसमें जो VS है ना, ये इसमें क्या करना पड़ता है कि अपने को ये जो रेजिस्टेंस से वेरी नहीं होता, ये किससे वेरी होगा, बैटरी नई लगाने से। नई बैटरी लगाएंगे तभी नया VS आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वेरी करेगा। मान लो यहाँ R1 लगा दिया तो अलग आएगा, R2 लगा दिया तो अलग आएगा। तो अपने जो न्यूमेरिकल करते हैं अपने ज़्यादा इसको यूज करते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने इनको ही यूज किया था। जो ओम्स सर ने एक्सपेरिमेंट किया था तब अपने इनको ही यूज किया था, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको गलत नहीं बोलना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दो सर्किट बना के दिखाऊंगा मैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक मान लो अपने ओम्स लॉ को देख रहे हैं किस तरह से कहाँ कहाँ वैलिड है, ये कहाँ कहाँ इनवैलिड हो जाता है। तो उसके लिए मैं दो तरह के सर्किट लेने जा रहा हूँ। पहले सर्किट में क्या करता हूँ, मैं एक वोल्टेज सोर्स लेता हूँ, उसमें एक करंट ले, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओपन, ठीक है, और यहाँ कुछ वोल्टेज है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें आई मान लो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है ये ओपन सर्किट है तो आर इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। और इसके बाद में ये ओपन सर्किट है तो आई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, बताइए आप। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर ये ओपन सर्किट है तो आर इक्वल टू इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा और आई इक्वल टू जीरो की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, फिर मैं वोल्टेज निकालने के लिए वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अच्छा, आई कितना है, जीरो, और आर कितना है, इनफाइनाइट। बताइए ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन होगी ना ये बात। तो अब नेक्स्ट बात एक और करते हैं सर्किट की, एक और सर्किट लेते हैं अपने यहाँ पे। इस बार सर्किट को मैंने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, वी, ठीक है, आई कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब की बार मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो अब की बार आर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ठीक है। और अपने को क्या लेना है, अब की बार आई तो अपने को पता नहीं है। अच्छा, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी उसके अक्रॉस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो वो जीरो हो गया। दूसरे उसके बाद में वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। सॉरी स्पेस कम है, अपने इसको नेक्स्ट में कवर करते हैं। इसको इसमें देखते हैं इसको। इसमें ये फर्स्ट वाली बात है जो ओपन सर्किट है, इसकी तो मैंने बात कर ली। ओपन सर्किट में क्या था कि आई इक्वल टू जीरो था और आर इक्वल टू इन्फाइनाइट था। क्यों था, क्योंकि वह ओपन सर्किट था, तो आर इसमें इन्फाइनाइट हो गया और आई इक्वल टू जीरो हो गया। तो वी इक्वल टू आई आर करूँगा तो मैं आई इक्वल टू जीरो, ये नॉट डिफाइन हो गया था, तो वोल्टेज यहाँ पे नॉट डिफाइन था। सेकंड वाले जो सर्किट की बात करते हैं, अपने यही बना लेते हैं उस सर्किट को। सेकंड वाले सर्किट की बात करते हैं, यहाँ मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अच्छा, अब शॉर्ट सर्किट करने से आपको दो चीज़ें पता लग गई। यहाँ मान लो शॉर्ट सर्किट है लेकिन रेजिस्टेंस जीरो है, तो आर इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, ठीक है। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप भी कितना होगा, जीरो होगा। अच्छा, ड्रॉप जीरो है तो अब मेरे को आई फाइंड आउट करना है। आई फाइंड आउट कैसे करूँगा मैं, वी बाई आर। अच्छा, वी जीरो और आर भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो क्या हो गया, नॉट डिफाइन फॉर्म आ गई। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें नॉट डिफाइन होगी। तो यहाँ से क्या पता लग गया अपने को, जब भी ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पे अपना आंसर वी का और आई का क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या पता लग गया, ओम्स लॉ जो होता है वो अपने को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों ही केस में आपका नॉट डिफाइंड रहेगा। मतलब आपको ओम्स लॉ दोनों ही केस में नहीं लगाना है। जहाँ भी आपको ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करते हैं वहाँ आपको ओम्स लॉ नहीं लगाना है। तभी तो जब भी अपने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करते हैं उसके बाद में अगर उस दौरान भी एक ट्रांजिएंट आता है तो उस ट्रांजिएंट को अपने अलग टॉपिक में कवर करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ से अपने को ओम्स लॉ में 3-4 चीज़ें अपने को विशेष ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि ये तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है जो भी, अब ये अपने को ध्यान रखना है कि जे इक्वल टू सिग्मा ही होता है, ये आपको सब पता है। लेकिन सेकंड वाली जो है कि ये दोनों स्टेटमेंट वी प्रोपोर्शनल टू आई और आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और जो वी अपने यूज करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि जो वोल्टेज जो अपने यहाँ पे अप्लाई किया है, और इस वाले में ईएमएफ होता है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है कि आपका जो ओम्स लॉ होता है वो कभी भी आपको अप्लाई नहीं करना है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों ही कंडीशन में आपको ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करना है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं केवीएल की। केवीएल को अपने बोलते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे बोलते हैं इसको अपने देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने केवीएल की। केवीएल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इसका रीजन जानेंगे कि क्यों इसको ऐसा बोल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एक सर्किट लिया, सर्किट के अंदर बहुत नॉर्मल सर्किट लिया, इसमें मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, R1 R2 R3, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। और इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस ध्यान से सुनिए, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ है, सेकंड के अक्रॉस V2 हुआ है और थर्ड के अक्रॉस V3 हुआ है। ये पोटेंशियल ड्रॉप है तीनों के अक्रॉस। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल
जो डिफरेंस है वो कितना होगा V1, और इसके अक्रॉस सिर्फ V2 होगा और इसके अक्रॉस V3 होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने तीनों जगह अपने अलग अलग लिख दिए हैं। अच्छा, अगर अपने को केवीएल की जो स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्टेटमेंट जो कहता है कि आपको किसी भी लूप के अंदर, पूरे क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। जो सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ये अपना होता है स्टेटमेंट। अच्छा, आई इक्वल टू 0 टू जितने भी सोर्स होंगे इनफाइनाइट तक, कितने भी सोर्स आप इसको ले सकते हैं, उतने सोर्स में आपका जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं इसमें कन्वेंशन की। कन्वेंशन के लिए दो तरह के कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही कन्वेंशन अपने डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपने ये डिस्कस करेंगे कौन सा कन्वेंशन अपने को प्रीफर करना है या फिर कौन सा कन्वेंशन अपने यहाँ लेंगे। प्रीफर आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रीफर आप कोई सा भी करेंगे। सबसे पहले मैं एक सर्किट लेता हूँ, उसमें क्या करता हूँ कि मैं एक V वोल्टेज ले लेता हूँ और इसमें एक करंट I फ्लो कर देता हूँ। I करंट फ्लो करूँगा तो R एक रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस V1 मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं इसको माइनस साइन लेता हूँ इसके ड्रॉप को, तो मैं क्या बोलता हूँ V माइनस V1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए इसको ध्यान से समझिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ऐसे हैं कि जब भी मैं माइनस के यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान के चलूँगा, ठीक है, 0 पोटेंशियल होता है, ठीक है, 0 पोटेंशियल से यहाँ प्लस में जाऊँगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल गेन हुआ। ये मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे लिखने का जो तरीका है, V के ऊपर जब मैं प्लस वाले पॉइंट पे जाऊंगा तब क्या हुआ, पोटेंशियल गेन हुआ, क्योंकि बैटरी लगाए ना, तो बैटरी की वजह से इधर 0 है तो कुछ ना कुछ V रहेगा। नोड एनालिसिस में भी आप देखेंगे इस बात को। और उसके बाद में अब आगे देखते हैं, अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा ही एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। मतलब यहाँ 0 से बैटरी ने इंक्रीज किया V और उसके बाद में रेजिस्टेंस करेगा इसको ड्रॉप, तो ड्रॉप करेगा। तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि पहले देखता हूँ कि करंट की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो पहले यहाँ लिखता हूँ प्लस, क्योंकि ये ड्रॉप करेगा इसलिए मैं बोलता हूँ कि इधर का पोटेंशियल रहेगा कम और इधर का रहेगा ज़्यादा। तो इसका मतलब V जो पोटेंशियल है उसमें से कुछ ना कुछ हो जाएगा कम, समझ में आ रही है, V जो पोटेंशियल है उसमें से हो जाएगा कुछ ना कुछ कम। तो मैं क्या कर देता हूँ माइनस V1 मान लेता हूँ, इसने कुछ ना कुछ ड्रॉप किया V1, तो मैंने क्या कर दिया, V में से कुछ ना कुछ कर दिया कम, कितना, V1। तो ये बात होगी। तो आपको इसमें रटने वाली बात नहीं है कि इसको कैसे किस तरह से लिखते हैं, इसको नॉर्मल आपको देख के चलना है कि बैटरी होती है, बैटरी के जो प्लस से, कुछ लोग इसको ऐसे रट लेते हैं कि प्लस से माइनस जाते हैं तो ये होता है, माइनस से प्लस जाते हैं तो ये होता है, ऐसे रटना नहीं है इसको। सिंपल देखिए आप पोटेंशियल कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है। देखिए जब बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल से जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो माइनस से यहाँ मान लो करंट इस डायरेक्शन में तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो यहाँ प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अच्छा, केवीएल उल्टा लगाना स्टार्ट कर दे तो यहाँ माइनस से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अच्छा, उसके बाद में कुछ और एलिमेंट भी दिए रहेंगे। अगर इंडक्टर दिया रहता है तो उसके अक्रॉस भी मान लो कुछ ना कुछ ड्रॉप दिया रहता है, तो अपने इसको ऐसे लेके चलेंगे। कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पहले से चार्ज है तो उसको प्लस में लेके चलेंगे। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है इन दोनों ही केस में, इंडक्टर और कैपेसिटर पे। लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा अपने को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस में सिंपली अपने को ड्रॉप लेके चलना है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ही ऑब्जर्व करता है एनर्जी का। लेकिन कैपेसिटर क्या कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है। सेम इंडक्टर का केस है, सप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों ही केस पॉसिबल है उन केस में तो। लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्व ही करेगा। ये तो केस फर्स्ट की बात हुई। इसके अकॉर्डिंग मैं केवीएल लिखने की बात करता हूँ। केवीएल लिखता हूँ कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहले Vs क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, Vs वोल्टेज सोर्स है, इसको छोड़ता हूँ। पहले मैं यहाँ से Vs लिखता हूँ, इसको Vs माइनस, मैं क्या बोलता हूँ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, ड्रॉप करेगा कुछ ना कुछ वोल्टेज को, तो ड्रॉप करता है, करो ड्रॉप। यहाँ से क्या करेगा, V1 बोल रहा है कि ये ड्रॉप करता है, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, माइनस V1, ठीक है। फिर यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, कुछ ना कुछ, फिर से R2 ड्रॉप करेगा, R2 कितना ड्रॉप किया, V2 ड्रॉप किया, फिर R3 ड्रॉप करेगा, माइनस कितना, V3 ड्रॉप किया, और फिर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, अरेंज करके इसको सबको उधर ले जाओ। ये एक स्टेटमेंट जो सेकंड वाली जो मैंने लिखा है, ये कैसे लिखा है, Vs माइनस V1
-V2 -V3। ये वाला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, इसका उल्टा लिखते हैं। इसका उल्टा किस तरह से लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जब भी आपका माइनस से प्लस बैटरी में जाता है तो उसको बोल लेते हैं -VS। उल्टा लेते हैं, सारे के सारे साइन कन्वेंशन सारे उल्टे लेंगे। इसमें जो रेजिस्टेंस है इसको मैं लेता हूँ +V1। ठीक है, जैसे ही इधर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो बोलेंगे इसको प्लस। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं लिखने की बात करूं तो सबसे पहले मैं गया माइनस से प्लस, तो इसको लिखूंगा मैं -VS। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ, यहाँ माइनस लिखता हूँ। तो प्लस से माइनस किया, प्लस से माइनस किया तो क्या लिखूंगा, प्लस में V1, इसी तरह प्लस में V2, इसी तरह प्लस में V3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात है। अब इस तरीके से लिखते हैं, इसमें क्या होता है सारे के सारे कन्वेंशन उल्टे लेते हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं। आप इससे ये तरीका ला सकते हो, कैसे, सबको उधर ले जाओ, V1 को उधर ले गए +V1 आ गया, V2 को उधर ले गए +V2 आ गया, V3 को उधर ले गए +V3 आ गया और -VS आ गया इक्वल टू 0। तो ये बात तो दोनों ही सेम है, तो दोनों ही बात सेम है, आप किसी को भी यूज करते हैं, लेकिन मैं इस वाले को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और अपने थ्रू आउट पूरे टॉपिक में इसी को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अपने को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें जैसे ही अपने बैटरी पता है पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो +VS लेता हूँ मैं, और रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है तो -VS लेता हूँ, या कोई और भी एलिमेंट आता है ऐसा तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेता हूँ। ये बातें होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि एनर्जी का किस तरह से कंजर्वेशन करता है ये, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कैसे करते हैं इसको। अच्छा, एक बात उससे पहले और डिस्कस करते हैं कि वोल्टेज किस तरह से इस नीचे वाले सर्किट में इसको डिस्कस करते हैं, जहाँ दो सोर्स दिए रहते हैं। दो सोर्स में कैसे रहेंगे, मान लो पूरे के KVL लगाते हैं अपने, KVL मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, ये ऊपर वाले तरीके से नहीं नीचे वाले तरीके से लगाने की कोशिश करता हूँ। पहले कैसे लिखूंगा इसको, देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो लूप में, ये आपको पता होगा कि VS1 वोल्टेज जब राइज हुआ और उसके बाद में रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप करेगा -V1। और उसके बाद में बैटरी, देखो प्लस से माइनस जा रहा हूँ मैं, प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो देखो यहाँ का पोटेंशियल हाई है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लो है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो ड्रॉप हुआ तो क्या लूँगा, -VS2। अच्छा, उसके बाद में माइनस से प्लस जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल लो है, यहाँ का पोटेंशियल हाई है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल राइज हुआ है, तो पोटेंशियल राइज हुआ तो मैं +V2 ले लूँगा। देखो पोटेंशियल राइज होता है तो अपने प्लस का साइन लगाते हैं, क्योंकि राइज करना है अपने चीज़ को। और अगर अपना को अगर वहाँ पे ड्रॉप होता है तो अपने क्या करते हैं, माइनस का साइन लेते हैं ताकि ड्रॉप हो जाए। अच्छा, इसको अपने बाद में इसको अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, VS1 जो है यहाँ पर रहेगा और V2 यहाँ रहेगा। इसमें पोटेंशियल राइज करने वाले कौन कौन से हैं, मैंने KVL इक्वेशन तो लिख दिया था। अब पोटेंशियल राइज करने वाले हैं VS1 जो है यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल राइज हुआ, उसके बाद में इसने ड्रॉप किया, इसने भी ड्रॉप किया, और उसके बाद में VS2 ने राइज किया। देखिए ये प्लस माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो पोटेंशियल राइज किसने किया, VS1 ने किया और V2 ने किया। तो VS1 + V2 लिख दिया पोटेंशियल राइज करने वाले। और पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ कहाँ पे हुआ, ये रहा। अच्छा, ये सोर्स है, लेकिन ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि बैटरी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट लगी हुई है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इधर -V1 था उसको उधर ले गया मैं, तो +V2 + VS2, ये दोनों के दोनों ड्रॉप करने वाले हैं। तो ये जो राइज जो होगा पूरा वोल्टेज वो किसके बराबर होगा, पूरे पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर। क्योंकि KVL इक्वेशन अपन ने क्या लिखी थी, VS1 -V1 -VS2 + V2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसी से मैंने लिख दिया ना, इसी से मैंने VS1 + V2 दोनों को, इन दोनों को इधर रख लिया और इन दोनों को भेज दिया उधर। तो इसका मतलब ये KVL इक्वेशन से ही लिखा है। लेकिन आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो पूरा पोटेंशियल वोल्टेज जो है राइज हुआ है वो पूरा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ड्रॉप के। इसका मतलब जितना वोल्टेज राइज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यही तो KVL का बिल्कुल स्टेटमेंट है, क्योंकि पूरा जितना वोल्टेज राइज होता है उतना ही ड्रॉप होता है। टोटल सम कितना होता है, 0 होता है। यही KVL का स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, जैसे अपने इसको एनर्जी को लिखना है तो एनर्जी को क्या लिखते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अपने पावर को लिख देते हैं VI लिख देते हैं पावर को और T। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, VIT। समझ में आ रही बात,
VIT इतना आ गया, तो एनर्जी इक्वल टू VIT। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मैंने KVL लगा दी। अब KVL इक्वेशन तो बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा इधर 0 है तो इधर पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा V तो पहले से ही है, ठीक है। अब इसमें करंट मान लो I फ्लो हो रही है, तो सब सीरीज में तो करंट सब में सेम फ्लो होगी, कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, I मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किसी फिक्स टाइम के लिए मान लेते हैं इतने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा, ठीक है, उसको T से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको सबको अंदर मल्टीप्लाई करता है, तो VIT ये सोर्स द्वारा डिलीवर पावर, P ऑफ सोर्स डिलीवरिंग पावर, माइनस P ऑफ R1 ऑब्जर्विंग पावर, जो R1 ने कितनी ऑब्जर्व की, क्योंकि ये I और V इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा V1IT, ये क्या बन गया पावर जो ऑब्जर्व की किसने, R1 ने, ठीक है। इसी तरह से P जो ऑब्जर्व किया किसने, R2 ने, क्या किया ऑब्जर्व किया, ये लिख रहा हूँ मैं। अच्छा इसी तरह से V3 क्या है, माइनस P जो ऑब्जर्व किया किसने, R3 ने, क्या किया ऑब्जर्व किया, इक्वल टू क्या, 0 का 0 रह गया। देखो मैंने IT से मल्टीप्लाई किया क्योंकि I करंट सब में सेम है, इसलिए ये पावर में सब के सब चेंज हो गए और टाइम से मल्टीप्लाई करने की वजह से एनर्जी में चेंज हो गए। तो देखिए आप, जितना पावर इसने डिलीवर किया उतना ही पावर क्या किया इसने, ऑब्जर्व कर लिया, रेजिस्टेंस ने सारा का सारा पावर ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जितना पावर अपने डिलीवर किया उतना ही ऑब्जर्व किया। यही तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि जितना आप पावर देंगे उतना सारा का सारा ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जर्व होके वो क्या करेगा, हीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एनर्जी अपनी डेसिपिएट नहीं होनी चाहिए ना, एनर्जी सारी मतलब डेसिपिएट होगी। इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो वो अपने यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आई होप ये KVL आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पे 3 तरह की बातें की कि आपको KVL के साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करना है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा किस तरह से करना है, दूसरी बात की कि अपन ने वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज हमेशा इक्वल रहेंगे इसमें, यही तो लॉ ऑफ KVL है कि अपने को क्या करना है कि पूरा अपने को वोल्टेज जितना राइज होता है उतना ही ड्रॉप होता है, तभी तो टोटल सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तीसरा अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है वो भी अपने प्रूव करके देख लिया, डिस्कस कर लिया, पूरी बातें तीनों बातें समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, KCL डिस्कस करते हैं। KCL किरचॉफ लॉ का सेकंड फॉर्म जो KCL अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपने इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अच्छा ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे, इसमें अपने नोट भी डिस्कस कर लेंगे ताकि एक साथ सब कवर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ क्या है, बेसिकली KCL बोलता क्या है। KCL क्या बोलता है कि KCL बोलता है कि कोई भी एक नोड है उसमें से जितनी भी आपकी इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है या इनकमिंग टोटल करंट है, वो कितनी की कितनी उसका सम होगा, जो टोटल करंट का उस नोड से आने और जाने वाली इनकमिंग और आउटगोइंग उन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। ये बात है KCL की, ठीक है। आपको समझ में आ गया। किसी भी नोड पे आगे बात करेंगे किस तरह का नोड है, किसी भी नोड पे जो भी इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट है उन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे वैसे तो, लेकिन अपने इसके एक्सटेंशन वर्जन भी थोड़ा अपने डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में अपने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है कि किस तरह से नोड में अपने KCL लगा सकते हैं, किस तरह से। जैसे अपने क्या होता है कि इसमें भी 2 तरह के साइन कन्वेंशन है। क्या करते हैं कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप और नेगेटिव भी ले सकते हैं, आउटगोइंग करंट को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे, अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, दोनों पॉजिटिव लेने हैं आपको। अच्छा किसी को कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है और उसमें भी कोई रूल नहीं है, किसी को कुछ भी ले सकते हैं। तो सेम यहीं भी है, किसी को कुछ भी ले सकते हैं। आप इनकमिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग को नेगेटिव लीजिए, इनकमिंग को नेगेटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग को पॉजिटिव लीजिए, अपोजिट लीजिए। वैसे उसमें थोड़ा आप उसमें मैं प्रीफर करता हूँ उस एक रूल को कि मैं हमेशा क्या करता हूँ कि इस वाले को फॉलो करता हूँ, लेकिन इसमें अपने कैसे भी लेंगे तो भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो इस तरह से है, इस तरह से I करंट जा रहा है, I1 I2 I3,
तो आपने क्या देखना है, इस तरह के क्वेश्चन को ना, इस तरह के क्वेश्चन को केसीएल को ऐसे लगाना है कि जितनी करंट आ रही है उतनी इक्वल टू I3 होती है। तो माइनस माइनस कुछ नहीं है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, दोनों साइड से करंट आएगी वही तो यहीं जाएगी, बस इसको इस तरीके से देखना है। इसी तरह से 3 होते तो भी अपने तीनों साइड से करंट आएगी वो यहाँ जाएगी, या फिर ऐसे बोलते हैं कि इधर से करंट आएगी, अच्छा यहाँ से तीनों साइड से करंट प्लस इधर से आएगी, वो सारी की सारी इधर चली जाएगी। इसको इस नज़र से देखना डायरेक्ट ही, साइन प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना। सारी की सारी मतलब इधर से करंट आ रही है किसी भी सर्किट में, वो किधर जाएगी, बस इतना ही है केसीएल। आपको इस नज़र से देखेंगे तो आपको फटाफट होता जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं अपने, इसको किस तरह से लिखा है। इसमें लिखा है कि इनकमिंग करंट जो आ रही है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पॉजिटिव। बेसिकली अपने ये जो बेसिक कन्वेंशन है वो इनकमिंग को पॉजिटिव और आउटगोइंग को नेगेटिव, इसको लेके अपने फॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी अपने वो मैंने दूसरा तरीका बताया, आप उसी तरीके से देखना हमेशा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करना है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको ऐसे करके बस आपको फटाफट लिखते जाना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं I1 इनकमिंग है, मैं पॉजिटिव लेता हूँ इनकमिंग को, तो I1 को पॉजिटिव लिया। अच्छा I2 का क्या है, नेगेटिव है, तो I2 आउटगोइंग है तो नेगेटिव लिया। और I3 क्या है, फिर से इनकमिंग है तो पॉजिटिव लिया। और I4 फिर से इनकमिंग है तो पॉजिटिव लिया। और I5 फिर से आउटगोइंग है तो मैंने नेगेटिव लिया। और I6 क्या है, इनकमिंग है तो मैंने पॉजिटिव लिया, इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल करंट एट ए नोड इक्वल टू 0। ये होगी बात अपनी केसीएल की पूरी की पूरी। अपने नोड्स के बारे में, कितने तरह के नोड्स होते हैं, ब्रांच होती है, प्रिंसिपल नोड होते हैं, सिंपल नोड होते हैं, किस तरह के होते हैं, और उसके बाद में इंडिपेंडेंट पाथ कितने होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोड्स के बारे में। नोड्स कितने तरह के होते हैं, देखिए बेसिकली दो तरह के नोड होते हैं, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड, ठीक है, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। अच्छा, उसके बाद में अपने बात करेंगे ब्रांच के बारे में। तो सिंपल नोड अपने को क्या होते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि सिंपल नोड क्या होते हैं। सिंपल नोड का बेसिकली क्या होता है कि जहाँ भी आपको दो एलिमेंट कनेक्टेड मिले, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट, नॉट मोर देन टू, ठीक है, वहाँ उन नोड्स को अपने क्या लेंगे, सिंपल नोड लेंगे। अच्छा, कैसे, दो एलिमेंट आप देखिए कहाँ कनेक्टेड है, ये दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, ये दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, ये दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। तो एक ये नोड हो गया, एक यहाँ नोड हो गया, और एक यहाँ नोड हो गया, तीन नोड हो गए ना, आपको समझ स्पष्ट दिख रहा है, ये तीन नोड हो गए ना। तो इन तीन नोडों को मैं क्या बोलूँगा, सिंपल नोड बोलूँगा। समझ में आ गई बात, सिंपल नोड बोलता हूँ। अच्छा, यहाँ एक और बात लिखी हुई, सेम करंट। सेम करंट का क्या मतलब है, जब भी सिंपल नोड आपको दिखेगा तो वहाँ आपको सेम करंट होगा। क्यों होगा सेम करंट, आपकी बात में समझ में आएगी क्यों होगा सेम करंट। मान लो ये दो एलिमेंट है, ये दो कनेक्टेड है, अच्छा ये दो कनेक्टेड है, अगर दो ही के एलिमेंट के कनेक्शन को मैं बोलता हूँ सिंपल नोड, तो सिंपल नोड अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो बताओ इन दोनों में करंट क्या डिफरेंट होगी, एक ही तो करंट होगी। अच्छा, उसके बाद में सेकंड वाली बात कर लेते हैं। ये इसके बाद में ये अपने को समझ में आ गया कि किस तरह से करंट सेम करंट होता है। और उसके बाद में अपने सेकंड वाली बात करते हैं प्रिंसिपल नोड की। प्रिंसिपल नोड किस तरह से होता है, प्रिंसिपल नोड इस तरह से होता है कि मान लो जहाँ भी आपको मोर देन टू एलिमेंट एक साथ कनेक्ट मिले, वहीं आपको क्या बोलेंगे, उसको प्रिंसिपल नोड। कैसे, मान लो इस P1 से कितने एलिमेंट कनेक्ट है, R5, R1, R3, नहीं दिख रहे कि आपको तीन एलिमेंट कनेक्ट हैं कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तीन एलिमेंट कनेक्ट है। तो तीन एलिमेंट कनेक्ट है, मोर देन टू एलिमेंट कनेक्ट है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, P1 क्या है, एक प्रिंसिपल नोड है। सेम आप P2 को देख सकते हैं, P2 क्या है, R4, R2 और VS, तीन एलिमेंट कनेक्ट है। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं कि रेजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स या क्या है, कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मोर देन टू एलिमेंट कितने भी हो, यहाँ चार होते तब भी ये प्रिंसिपल नोड होता, पांच होते तब भी ये प्रिंसिपल नोड होता, कोई भी कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा होने चाहिए। मोर देन टू एलिमेंट जहाँ भी आपको कनेक्शन मिलेंगे वहाँ आपको प्रिंसिपल नोड है। तो यहाँ प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, दो प्रिंसिपल नोड हो गए, ठीक है। उसके बाद में अपने ब्रांचेज की बात करते हैं। तो ब्रांचेज की आपको बात करनी है, तो ब्रांचेज में आपको ये नहीं मान के चलना कि मेरे को तो स्पष्ट दिख रही है कि तीन ब्रांचेज है, तीन ब्रांचेज नहीं होती है। कैसे होता है ब्रांचेज, हर एक एलिमेंट एक ब्रांच माना जाता है, हर एक एलिमेंट एक ब्रांच माना जाएगा। तो इसका मतलब इसमें टोटल ब्रांचेज कितनी होगी, 6, क्योंकि 6 एलिमेंट आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 6 ब्रांचेज होगी। तो आपको क्या करना है
कि ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरी को एक ब्रांच बोल दिया गया है। आप इसका ग्राफ थ्योरी में आगे फिर से पढ़ेंगे। जैसे एक ग्राफ थ्योरी में अपने को रिप्रेजेंट करना होता है तो अपने क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे है, इसका मतलब उस रेजिस्टेंस को अपने एक ब्रांच मान के चलते हैं। तो यहाँ भी उसी को अपने फॉलो कर रहे हैं, यहाँ भी आप उसको क्या मान के चलेंगे, एक ब्रांच मान के चलेंगे। वो एक ही चीज अपने इसको ब्रांच मान के चलेंगे। उसके बाद में अपने मानते हैं, इसका मतलब इसमें ब्रांचेज कितनी होगी, 6 ब्रांचेज होगी, ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है अपना इंडिपेंडेंट पाथ। इंडिपेंडेंट पाथ कितने हो गए, इंडिपेंडेंट पाथ की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को स्पष्ट दिख रहा है कौन सा पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। 3 अपने को इंडिपेंडेंट पाथ दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट पाथ अपने को 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है 3 इंडिपेंडेंट पाथ हो गए। ठीक है, इसके बाद में आपको ये स्पष्ट दिख रहा है सिंपल ब्रांच होगी 6 और इंडिपेंडेंट पाथ हो गए 3। कौन से, ABCDFG, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ABCD और FG 3 आपको इंडिपेंडेंट पाथ देखने को मिल गए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ नोट में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कौन कौन से सिंपल नोड होते हैं। व्हेन 2 एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर देन कॉमन पॉइंट इज नॉट एज नॉन एज सिंपल नोड। अच्छा, ये डेफिनेशन आप देख लेना। अच्छा, आपने डिस्कस क्या किया कि जहाँ 2 एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो तो हो गया सिंपल नोड, और जहाँ 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो होता है प्रिंसिपल नोड। और इसके बाद में हर एक एलिमेंट क्या होता है, ब्रांच होता है। और इसके बाद में इंडिपेंडेंट पाथ, जितने भी पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको इंडिपेंडेंट पाथ हो गए। आपको बात क्लियर होगी, चारों तरह की बातें क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद में आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई भी क्वेरीज आपका कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बताइए फीडबैक में आपको कैसा लगा ये वीडियो, और उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। और उसके बाद में इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर आपका अच्छी तरह से अच्छा सपोर्ट रहा तो अपने नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये जो नेटवर्क थ्योरी है वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, वैसे 70 to 80 आवर्स लगते हैं, तो अपने इसको फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका अच्छा सपोर्ट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू गाइज।